बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फाइटर माफिया ने F-16, F-15 और A-10 को जो डेवलप किया और उनके जो आइडियाज थे वो इन तीन जहाजों में इनकॉर्पोरेट किए गए। कुछ आइडिया उनके स्क्रैप भी किए गए, लेकिन मोस्टली उनके जो आइडियाज थे उनको इन जहाजों के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। ये जहाज बन गए, काफी कामयाब हो गए और मुख्तलिफ मुल्कों की एयर फोर्सेस के अंदर इनको यूज किया जाने लगा। रशिया के जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। हर एल्टीट्यूड की जो उनकी लेयर थी सरफेस टू एयर मिसाइल्स की वो बनाते जा रहे थे। अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट थे वो ना तो उस लेयर से ऊपर उठ सकते थे और ना उस लेयर से नीचे उठ सकते थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा था। सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस अमेरिका के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। इसके लिए उनके पास एक जहाज तो था, F-117 था। अच्छा जहाज था, जबरदस्त जहाज था, रेडार्स के लिए बड़ा खतरनाक था, सरफेस टू एयर मिसाइल्स बैटरीज के लिए बड़ा खतरनाक था। लेकिन उसके लिए एक मसला था, अमेरिका को एक फाइटर जहाज भी चाहिए था और F-15 की सूरत के अंदर अमेरिका उसको डेवलप कर रहा था। ये अमेरिका का आप कह सकते हैं कि मेन फाइटर जहाज था। F-16 था। F-16 ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के लिए था जिनको छोटे जहाज चाहिए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स कहती थी कि हमें ऐसा लगता है कि F-16 सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरियात को मद्देनजर रख के तो बनाया गया, क्योंकि अमेरिका की जरूरियात जो थी वो जरा हैवी फाइटर्स की थी। एनीवे, कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट्स थी, उन्होंने कुछ ऐसा देखा रशिया के अंदर। रशिया की कुछ ऐसी एयर बेसिस थी जिनके ऊपर उन्होंने MiG-29 तो था, ठीक है, लेकिन एक जहाज जब उनकी नजर उसके ऊपर पड़ी तो अमेरिकन शॉक हो, और वो जहाज था T-10, जो कि बाद में अल्टीमेटली बाद में जाके तो Su-27 और Su-30 और सुकोई की जो फैमिली बना वो जहाज था। जब उसका उन्होंने ऊपर से साइज देखा तो वो एक बहुत बड़ा जहाज था और उसकी जो एरोडायनामिक्स उन्होंने जिसको जज किया और उसको स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा F-15 इसको डॉग फाइट के अंदर शायद उसका मुकाबला ना कर सके। अमेरिकन एयरफोर्स ने सोचा कि आगे अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो उसको माइंड में रख के हमें एक नया जहाज बनाना पड़ेगा, और ये जो MiG-29 और Su-27 या T-10 जिसको भी आप जो भी कह लें, उस वक्त T-10 उसका प्रोटोटाइप था, उसके अगर हमने काउंटर करना है तो हमें एक ऐसा 5th जनरेशन जहाज बनाना चाहिए जो कि इनसे ऊपर भारी हो और जिसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल इन 4th जनरेशन जहाजों से अलग से हो। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने ऐसा किया कि उन्होंने अपनी एक स्टडी अपने तौर पे तैयार की कि जिसमें उन्होंने एक लिस्ट तैयार की कि हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के अंदर जो जो चीजें चाहिए वो उन्होंने लिख ली। उसके बाद उन्होंने 1982 के अंदर 7 कंपनियों को बुलाया और उनके सामने ये प्रपोजल रखी कि हमें एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर चाहिए। उस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के लिए हमें जो जरूरियात है उसकी लिस्ट उन्होंने उनके आगे रख दी। अब वो कंपनीज कौन सी थी? ग्रमन, जो कि आज नॉर्थरोप ग्रमन हो गई, उस वक्त सिर्फ ग्रमन होती थी। उसके बाद जनरल डायनामिक्स को लेटर ऑन लॉकहीड मार्टिन ने परचेज कर लिया था, उस वक्त ये अलहदा थी और इसने F-16 जनरल डायनामिक्स ने बनाया था। बोइंग, उसके बाद मैकडॉनल्ड डगलस को अल्टीमेटली बोइंग ने परचेज कर लिया था। उसके बाद नॉर्थरोप आज भी अपने तौर पर अलहदा से काम कर रही है। नॉर्थरोप और ग्रमन एक हो गई थी और नॉर्थरोप ग्रमन अब काम कर रही है, लेकिन उस वक्त नॉर्थरोप अकेली थी। और लॉकहीड मार्टिन, ये 6 कंपनी थी जिनको अमेरिकन एयरफोर्स ने पेंटागन बुलाया और उनके सामने वो लिस्ट रखी कि हमें इस तरह की जहाज की ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। अब वो लिस्ट के अंदर क्या था? सबसे पहली जो चीज थी वो थी स्टेल्थ के ऊपर उन्होंने कहा था हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें जो जहाज चाहिए वो ऐसा चाहिए कि उसको दुश्मन देख ना सके और जब तक कि वो बहुत ज्यादा नजदीक ना आ जाए। सुपर क्रूज होना चाहिए, यानी कि 1 मैक से ऊपर अगर वो फ्लाई करता है तो उसका आफ्टर बर्नर ऑन ना हो, यानी कि वो ये चाहते थे कि जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होते हैं वो भी हमारे जहाज को ना देख सके और उसको हिट ना कर सके। और उसके बाद जो एक उन्होंने शर्त रखी थी वो ये थी कि जहाज का जो कॉम्बैट रेडियस हो वो कम से कम 900 माइल्स हो। अभी कम से कम मैं अगर अंदाजा किलोमीटर्स में लगाऊं तो ये 1800 किलोमीटर से ऊपर ही बनेगा। उसके बाद जो एक उन्होंने कहा था कि वो एक अच्छा डॉग फाइटर भी हो, मींस उनका कहने का ये था कि थ्रस्ट वेक्टरिंग जो है वो भी आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें किसी तरीके से। इन 6 कंपनीज के अंदर से 2 कंपनीज ऐसी थी जिनके पास पहला तजर्बा था स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने का, क्योंकि स्टेल्थ एक प्राइम जरूरत थी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की कि स्टेल्थ होना चाहिए जहाज के अंदर, और 2 कंपनीज ऐसी थी जो कि स्टेल्थ के अंदर पहले से महारत रखती थी। इन कंपनीज का नाम था लॉकहीड मार्टिन जिसने F-117 बनाया हुआ था और दूसरी कंपनी थी नॉर्थरोप जिसने अमेरिका का B-2 बॉम्बर बनाया हुआ था। शायद इसी वजह से इन 2 कंपनीज को जो है वो मेन चुन लिया गया और इनसे कहा गया कि आप 2 जहाज हमें बना के दें, यानी कि 2 जहाज लॉकहीड मार्टिन बना के देगी और 2 जहाज नॉर्थरोप बना के देगी, और ये डेमोन्स्ट्रेटर जहाज होंगे और हम हमें दिखाएंगे, हम इनको देखेंगे कि ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हमारी जरूरियात के मुताबिक ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये एक बड़ा एक्सपेंसिव काम था जो कि अमेरिकन एयरफोर्स ने उनके लिए रख दिया कि आप 2 जहाज बना के दें, क्योंकि इससे कंपनी की जो फाइनेंशियल हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो जानी थी, क्योंकि जहाज बनाना आपको ये नहीं पता कि क्या वो अमेरिकन एयरफोर्स जहाज खरीदेगी भी या नहीं। इस वजह से कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो जहाज दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर बनाएगी। लॉकहीड मार्टिन अल्टीमेटली जो थी उसने जनरल डायनामिक्स और बोइंग के साथ एक मुआहदा किया। प्राइम कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन ही रहा,
लेकिन बोइंग भी कुछ उसका जहाज का हिस्सा बनाएगी और जनरल डायनामिक्स भी उस जहाज का हिस्सा कुछ बनाएगी। इन 3 कंपनियों ने एक कोलैबोरेशन कर ली। नॉर्थरॉप ने मैकडॉनल्ड डगलस के साथ कोलैबोरेशन की और उन्होंने ये डिसाइड किया कि नॉर्थरॉप मेन कॉन्ट्रैक्टर होगा, लेकिन कुछ हिस्से उस जहाज के मैकडॉनल्ड डगलस भी बनाएगा। अब 2 जहाज बनने थे, एक टीम बन गई लॉकहीड मार्टिन की, दूसरी टीम बन गई नॉर्थरॉप की। इससे ये हुआ कि इन सारी की सारी कंपनीज को कुछ ना कुछ शेयर मिल जाना था और उनका जो था वो एक्सपेंस वो भी डिवाइड हो जाना था और बाद में सारी कंपनीज को कुछ ना कुछ शेयर मिलके और उन्होंने जहाज में उनका हिस्सा पड़ जाना था। लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्टर्स 2 ही थे, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप। ये वो वक्त था जब ATF वजूद में आई, यानी कि एडवांस टैक्टिकल फाइटर। ये एक कंपटीशन था जो अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया, एडवांस टैक्टिकल फाइटर। इसके नतीजे में 2 जहाज हमारे सामने आए, 2 जबरदस्त जहाज हमारे सामने आए। एक YF-22 जो कि अल्टीमेटली F-22 बना और दूसरा YF-23 जो कि नॉर्थरॉप का था, जो कि जिसको सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ, खैर मैं जो समझता हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये 2 जबरदस्त जहाज जो थे, इनका कंपटीशन हुआ और इनके फिर फ्लाइट टेस्टिंग वगैरह हुई, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही, ATF जो एक कंपटीशन था वो स्टार्ट हो गया। 2 मेन ग्रुप्स बन गए, लॉकहीड मार्टिन का और नॉर्थरॉप ग्रामन का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद अच्छी लगी आपको वीडियो। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।